बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हकीकत ये है और मैं हूँ फ़रियाल वक़ार। नाज़रीन, जिस तरह से आइनी बेंच जो है उसकी तश्कील के लिए हम सब इंतज़ार कर रहे थे कि आइनी बेंच जो है वो किस तरह का होगा और कैसे तश्कील पाएगा। आइनी बेंच जो है वो बन गया है और किस तरह से बना, नए जजेस कहाँ से आएंगे और इसकी तादाद बढ़ाने से क्या फ़ायदा होगा, सिस्टम में किस तरह से बेहतरी आएगी, इस पर हम डिटेल में बात करेंगे। और हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से बहुत सारी नई खबरें हमारे सामने आ रही हैं, ख़ासतौर पर बानी पीटीआई के हवाले से बड़े बड़े जो हुकूमती नुमाइंदे हैं वो बयानात कर रहे हैं। ख्वाजा आसिफ साहब ने क्या बयान दिया उस पे आपको बताएँगे और फिर उस बयान से मज़ीद क्या बातें निकल सकती हैं उस पे भी हम डिस्कस करेंगे। तीसरी चीज़, जितने भी चीफ्स हैं मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के, उनकी मुद्दत मुलाज़मत में जिस तरह से इज़ाफ़ा हुआ है, वो उसमें पाकिस्तान के ऊपर जो है वो किस तरह से बेहतरी आ सकती है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है मिस्टर फैसल इदरीस भट्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बट साहब, 26वीं आईनी तरमीम के बाद बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो अभी सॉल्व नहीं हुई थी और कहा जा रहा था कि 27वीं तरमीम करनी पड़ेगी। लेकिन अब अ, जिस तरह से आईनी बेंच तश्कील पा गया है और भी चीज़ें सेटल डाउन हो गई हैं, तो पहले तो ये बताइएगा कि अब क्या हमें 27वीं आईनी तरमीम की ज़रूरत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात ये है कि अब 27वीं आईनी तरमीम की ज़रूरत नहीं है। जी। उसकी वजह ये है कि जजेस की तादाद भी बढ़ चुकी है, 34 हो चुकी है, 34 तादाद जो है वो बढ़ गई है। जी। अब इस तरह अगर देखा जाए तो दुनिया में अब सबसे बड़ी सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की कहलाएगी। हाँ जी। अच्छा, अब दूसरी बात ये है कि जो जजेस हैं उसमें आईनी अदालत का भी क़याम आ गया है सुप्रीम कोर्ट में। उसमें जस्टिस अमीरुद्दीन जो हैं वो उसके सरबराह होंगे। इसका मतलब ये है कि जस्टिस यहिया अफरीदी से ज़्यादा पावरफुल आईनी चीफ जस्टिस होंगे। बिल्कुल। यानी कि आईनी जस्टिस बेंच के जो सर। आईनी बेंच के जो। जी। मेरा मकसद ये है कहने का कि अब तो ऐसी कोई चीज़ चाहिए ही नहीं है। हुकूमत ने कमाल महारत से और राजदारी से ये सारा कुछ कानून किस पास तरह करवा बने ये तश्कील कैसे हुई आईनी बेंच की? आईनी बेंच की तश्कील मतलब उसमें वोटिंग कराई गई है सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट में जो वोटिंग हुई है उसमें इतला ये है कि चीफ जस्टिस ने जस्टिस अमीरुद्दीन के खिलाफ वोट दिया है हम्म। और जस्टिस अमीरुद्दीन ने अपने हक में वोट दिया है। अच्छा। तो इस तरह जो है उनका उनको उनका मुंतखब किया गया। अब वो आईनी बेंच के सरबराह होंगे ठीक है। और आने वाले वक्त में फैसले जो हैं आईनी, जो जिसका मखसूस नशिस्तों वाला बहुत बड़ा फैसला, हम्म। ये फैसला जो है वो उनकी अदालत में पेश होगा और फिर इसको जो भी फैसला होगा वो मेरा ख्याल है वही होगा। इसमें इस आईनी बेंच के बनने से ना इलेक्शन कमीशन बहुत पुरस्कून हो जाएगा। अच्छा। इस आईनी बेंच के बनने से हुकूमत बहुत पुरस्कून हो जाएगी, कह रहा हूँ। और मेरा ख्याल ये है कि तमाम लोग जो है वो सुकून में आ जाएंगे। अच्छा, तो जस्टिस जो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हैं, उनकी अपॉइंटमेंट भी बड़ा एक बहुत बड़ा मसला और बहुत बड़ा टास्क बन चुकी थी, क्योंकि जस्टिस साबिक जस्टिस जो काजी फायद साहबा, उनकी जो है वो हवाले से बड़ा हमने कंट्रोवर्सी सुनी। तो आप क्या समझते हैं कि उनका जाना भी एक उस वक्त मजबूरी बन गया था, या फिर वाकई अब जो चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट हैं उनके कोई भी हो एक्स वाई जेड उससे फर्क नहीं पड़ता है नहीं बेंच बनने से? देखिए, काजी फायद ईसा साहब का प्रॉब्लम ये था कि काजी फायद ईसा साहब को दोनों जमातों की तरफ से बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल कर दिया गया था नो। और फिर इस वजह से उनका अब जाना ही बनता था। आपको पता है कि अगर मिसाल के तौर पे किसी जस्टिस के कोई जानने वाला हो, फैमिली मेम्बर हो या कोई दोस्त अहबाब हो, तो वो उसका केस सुनने से माजरत कर लेता है कि मैं इसमें क्योंकि बाइस्ड राय दूंगा तो मैं इसका केस नहीं सुन सकता। बिल्कुल। तो जब काजी साहब को तो इतनी मुतनाज़ा बना दिया गया कि दोनों पार्टियों की तरफ से बना दिया गया, तो अब उनका जाना ही बनता था। हम्म। और दूसरा ये कि आईनी बेंच का सरबराह होना बड़ी बात है। हम्म। मैं ये समझता हूँ कि अगर मैं मतलब अंदाज़ा करूँ तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हम्म। का जो मनसब है हम्म। वो अब आईनी बेंच के सरबराह के मतलब आप समझे कि उससे बराबर नहीं है। बल्कि मैं ये समझता हूँ कि आईनी बेंच का सरबराह जो है वो ताकतवर है। ठीक है, ज़्यादा ताकतवर है। अब आईनी बेंच तो बन गया। सबसे ज़्यादा जो है मामलात पूरी जो दुनिया में, मैंने आपको बताया था कि वर्ल्ड एक रिकॉर्ड के मुताबिक हम 130वें नंबर पे थे अपने जुडिशरी के निज़ाम को लेके।
अब जजेस भी इतने ज़्यादा हो गए हैं, 34 आपने बताया? जी। तो इतने सारे जजेस मिलके और सारे आईनी बेंच और सुप्रीम कोर्ट और ये सब कुछ मिलके हमारे अदालती निज़ाम को, हमारे जुडिशरी निज़ाम को उस ग्राफ से ऊपर ला सकेंगे, बेहतरी आएगी सिस्टम में? देखिए, पहले एक बात को समझने की कोशिश करें, जजेस की तादाद बढ़ाने से क्रेडिबिलिटी का कहीं ज़िक्र नहीं है कि हाँ। क्रेडिबिलिटी भी ठीक हो जाएगी। फिर क्यों बढ़ाया? और दूसरा ये है कि आप बताया अदलिया से लेके ऊपर तक जब जाएँ तो सुप्रीम कोर्ट में 65,000 केसेस जो हैं वो पेंडिंग है। बिल्कुल। ज़रूरत थी हुँ, जजेस को बढ़ाने की। हुँ, अच्छा, फिर मतायत अदलिया में जाएँ तो टोटल अगर आप पाकिस्तान ऑल ओवर पाकिस्तान समझें कि 22 लाख के करीब केसेस जो हैं वो पेंडिंग हैं। हाँ जी। अब 22 लाख केसेस जब पेंडिंग हैं तो अंदाज़ा कर लेना कि आने वाले वक़्त में क्या होगा। अब जजेस की तादाद तो बढ़ा दी। मैं ये समझता हूँ कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को चाहिए कि वो अदलिया की क्रेडिबिलिटी के हवाले से अब उन्हें रिलीफ मिल गया, उनके पास टाइम होगा, उनके पास वक़्त होगा और अदलिया की क्रेडिबिलिटी के हवाले से कोई कुछ ऐसे इक़दाम करें कि जिससे हम 130 से कम से कम और कुछ नहीं तो 100वें नंबर पे बट साहब अभी हमारे सिस्टम में ऐसे कोई क्रेडिबिलिटी का निज़ाम मौजूद है दलिया के हवाले से? सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है, उसके भी बहुत सारे मतलब एसओपीज़ हैं, पर मैं ये समझता हूँ कि क्रेडिबिलिटी भी इस वजह से थोड़ी डिस्टर्ब है या ये रैंकिंग में इस वजह से हम नीचे हैं कि इन पे बोझ ज़्यादा है और लोग झूठे केसेस भी बहुत ज़्यादा करते हैं। लोगों की अपनी क्रेडिबिलिटी भी ठीक नहीं है और फिर वो पेंडिंग में चले जाते हैं। तो इस वजह से शायद जो है इसके बारे में रैंकिंग में 130वें नंबर पे पाकिस्तान की अदलिया को रखा गया। अच्छा, और ये जो नए जजेस हैं साहब, ये किस तरह से सेलेक्ट किए जाएँगे? ये किस तरह आएँगे? ये कहाँ से आएँगे? ये नए जजेस कुछ एडहॉक रखे जाएँगे, कुछ डायरेक्ट रखे जाएँगे और मेरा ख़्याल सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के ज़रिए ही इनका इंतख़ाब किया जाएगा और अगर हाई कोर्ट से ऊपर ले आए जाएँ एलिवेट करके कुछ जजेस, हुँ। तो ये भी हो सकता है। अब देखना ये होगा कि उसका तरीक़ाकार क्या है और क्या होने वाला है। और व्हाट्सएप जो निचले सतह पे कोर्ट्स हैं, उनके लिए भी तो कुछ होना चाहिए ना? आप समझते हैं कि क्या सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद बढ़ाने से नीचे भी निचले लेवल पे भी कोई बेहतरी आ आज से 10 से 15 साल पहले जो लेवल था ना निचले निचले अदलिया की, हुँ। मतायत अदलिया का, हुँ, आज उससे बहुत बेहतर लेवल है, पहले अच्छा, ये समझ लें। अच्छा। तो मेरा ये ख़्याल है कि आने वाले वक़्त में अगर हुकूमत वक़्त इस पे थोड़ी तवज्जो दे और जुडिशरी इस पे तवज्जो दे, तो आने वाले वक़्त में ये एक मिसाली जो है अदलिया बन सकती है। किन वजूहात पे आपको लगा कि बेहतरी आई है और मज़ीद बेहतरी कैसे आ देखिए, पहले तो एक सिविल जज जब कंपटीशन का एग्ज़ाम देके एक सिविल जज आता है तो उसकी पहले 65,000 तनख्वाह थी। उसने 65,000 तनख्वाह में अपनी ट्रांसपोर्ट भी यूज़ करनी है, अपना घर भी और अपना सारा कुछ। ठीक। अब ऐसा नहीं है, अब बहुत मेरे ख्याल डबल से भी ट्रिपल इनकी तनख्वाहें हुँ, और ट्रांसपोर्ट भी मुहैया कर दी गई है, सरकारी घर भी मुहैया कर दिए गए हैं। अब उन पे इतना बोझ नहीं है जितना पहले माज़ी में होता ठीक है, था। ठीक है। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि अदलिया का जो स्ट्रक्चर है उसको बेहतर करने के लिए कोशिश की है। वैसे तो तमाम इदारों के लिए कोशिश की जा रही है, पुलिस को बहुत इंडिपेंडेंट किया जाता है, हुँ। तो अदलिया को भी इंडिपेंडेंट किया जाना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। और कहीं पे जो है वो वाक़ई हुकूमत को इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है और कहीं पे बहुत ज़्यादा बेदरेग हुकूमत जो है वो खर्चा कर रही होती है, तो इसमें बैलेंस की ज़रूरत है। नाज़रीन, एक ब्रेक के बाद दोबारा वापस आएँगे और बात करेंगे कि किस तरह से पॉलिटिकल सिचुएशन हमारे मुल्क में बदलती जा रही है। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, और अब बात करेंगे पॉलिटिकल सिचुएशन पाकिस्तान में इस वक्त जो है वो किस तरह से चेंज हो रही है। बट साहब, हमेशा ही आप हमें ये बात बताते हैं कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लोग बड़ी अच्छी तरह से कोई बात खुद पहले ज़हन में सोच लेते हैं, फिर उसे बयानिया बनाते हैं, फिर उसे मनवा भी लेते हैं। लेकिन अभी जो बात की है वो ख्वाजा आसिफ साहब ने की है। उनका कहना है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो है वो बानी पीटीआई को मुल्क से बाहर ले जाना चाहती हुई मुकमका जा रही है। आप क्या समझते हैं, बानी पीटीआई बाहर जा सकते हैं? पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ किस तरह लेके जा सकते हैं? देखिए, पहले तो ये जो जजेस सुप्रीम कोर्ट में जजेस का बढ़ाने की कानून साजी हुई है, फिर चीफ जो है तमाम सर्विसेज के उनकी मुद्दत मियाद जो है उसको बढ़ाने के लिए कानून मंजूर किया गया है। हुँ। इसमें आप ये समझें कि पीटीआई मुझे बहरहाल इन्वॉल्व नज़र आई है, हाँ, ठीक है। ठीक है ना? तो वो बात अलग है कि हमारे लोग नहीं आएँगे, हमारे लोग बैठेंगे नहीं। हाँ, बोला गया है, मतलब ये भी एक खामोशी भी एक मायदा होता है। ठीक है। तो मुझे ये लगता है कि आने वाले वक्त में कोई बात चल रही है
और बाहर जाने वाली बात तो कोई नहीं है किया। अच्छा ये सुनने में आया कि वानी पीटीआई ने अपनी बहन को ही कहा है कि अब अगर मेरे मिलिट्री ट्रायल के लिए मुझे ले जाया जाए, ऐसी कोई बात हो तो कोई मसला नहीं है, जाने दें, खामोशी रखें, कोई मसला नहीं। नहीं, खामोशी रखें तो इसका मतलब ये है कि मिलिट्री ट्रायल में ना जाने देना। मतलब जाने देना, जाने नहीं देना। नहीं नहीं, वो जाने देना मतलब लाइक ये तो उनकी बहन ने आके यही बताना चाहिए था, उन्हें ये थोड़ी कहना चाहिए था कि वो बहुत डरे में हैं, बहुत सहमे में हैं और वो कह रहे हैं कि मुझे मिलिट्री ट्रायल में ना कहीं ये वाले तो मैं यही तो चाहती हूँ कि आप हमें अंदर की बात बताएं। नहीं नहीं, वो तो मेरा ख्याल बानी पीटीआई की मर्जी से हुआ है। इसमें अली मीन गंडापुर ने बड़ा किरदार अदा किया है। आप अंदाजा लगाए ना, थोड़े दिन पहले अली मीन गंडापुर नारे लगा रहे थे कि मैं इस्लामाबाद आ रहा हूँ, मैं कब्जा करने लगा हूँ, मैं यूं करने और मैं लगा रहे दिन में बानी पीटीआई को राही करा दूंगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा। तो वो मेरा ख्याल है कि बातचीत चल रही है, अली मीन गंडापुर उसमें किरदार अदा कर रहे हैं। और मुझे लगता ये है कि आने वाले वक्त में कुछ ऐसा मायदा जरूर हो सकता है कि बानी पीटीआई जो है फिलहाल खामोश रहे कि वो रिहा हो जाए और वो लंदन की सैर कर रहे हो या बनी गाला चल जाए, ये अभी मैं नहीं कह रहा। ठीक है। आने वाले वक्त में क्या ऊंट किस करवट बैठेगा मुझे अंदाजा नहीं। अच्छा अगर ऐसा हो, क्योंकि बानी पीटीआई जब जेल से बाहर थे तो वो कहते थे कि अगर मुझे ये यहाँ ही रहने दें, बतौर वज़ीर आज़म ही काम करने दें तो बेहतर है, अगर मुझे बाहर सड़कों पे बुलाएंगे तो मैं ज़्यादा खतरेनाक हो जाऊंगा। हाँ, तो अब आप क्या समझते हैं, अगर 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 बाहर आ जाते हैं तो सुकून से आके खामोशी से बैठेंगे या सियासत को फिर से? देखिए बाहर आएंगे वो एक मायदे के तहत आएंगे। अच्छा। और मायदे में कोई ना कोई गारंटर भी होगा, और अगर जब गारंटर होगा तो फिर वो ऐसी बातें नहीं कर सकेंगे। और मुझे ये समझ आती है, आपने हुकूमत की पॉलिसीज पे तनकीद करनी है, अपोजिशन भरपूर करनी है, असम्बली में भरपूर नारेबाजी करनी है, और हुकूमत पे तनकीद करनी है, हुकूमत की पॉलिसियों पे तनकीद करनी है। इससे मिलता जुलता कोई मुआहदा जो है ना वो मुझे होता नजर आ रहा है। ठीक है बट साहब, हमेशा ना डोनाल्ड ट्रंप को और बानी पीटीआई को बड़ा ममासत दी जाती है, आपस में कंपेयर किया जा रहा होता है। अब वो तो इतने सारे एलिगेशंस और इतने सारे केसेस के बावजूद जीत गए। आप देखिए अमेरिका में भी ऐसा होने लग गया है, कितने सारे मामलात होने के बावजूद वो बंदा जो है वो उनका प्रेसिडेंट बन गया। तो वहाँ तो कुछ हो गया, अब यहाँ क्या होगा? और इतने सारे एलिगेशन के साथ क्या आइंदा वक्त में अवाम या हम लोग कर सकते हैं कबूल? हम वैसे हम कर तो लेते हैं, लेकिन क्या अब कुछ बदला है या नहीं? मेरा ये ख्याल है कि अमेरिका एक बड़ा तरक्की याफ्ता मुल्क है, और डोनाल्ड ट्रंप जो है उनके हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात जो पाए जाते हैं एस्टेब्लिशमेंट को, पर डोनाल्ड ट्रंप ने इस दफ़ा तो मार्का जीत लिया। आपने कहा था उनके लिए जिंदगी मौत का मसला जिंदगी नहीं है। मौत का मसला है, मैंने ये भी कहा था और ये भी कहा था कि अगर वो हार जाएंगे तो सारी फिर उम्र जेल अंदर रहेंगे। गुजारेंगे, जेल में बिल्कुल गुजारेंगे। बिल्कुल। तो मैं ये समझता हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप ने तो माशी तौर पे अमेरिका को बड़ा इंडिपेंडेंट किया था, और बहुत सारे तरक्की याफ्ता प्रोजेक्ट्स भी लॉन्च किए थे। इसलिए लोग बानी कॉम्प्रोमाइज कर गए। का लोग कॉम्प्रोमाइज कर गए। बानी पीटीआई का मसला ये है कि उन्होंने कहा आखिर में वो बेचारे कह रहे थे कि चले भांग उगाएं, इसके बड़े फायदे हैं। कभी कहते हैं वो कट्टे बच्चे पालें, कभी मुर्गियां पालें, कभी इस तरह की वो बातें करते थे। तो मैं तो मुझे जब मैं उनकी बातें सुनता था ना, मुझे लगता था कि शायद ये बहुत विजडम वाली बात है, ये मेरे लेवल से ऊपर किया है। मतलब कि बहुत सारे लोग कहते हैं, बट बहुत सारे लोग कहते हैं कि कोई बात नहीं, लो लेवल या छोटी फैक्ट्रीज या छोटी इंडस्ट्रीज की भी तो हमें ज़रूरत है। ये बात सच है कि बहुत सारे लोगों के दिमागों ने इस बात को तस्लीम भी किया था। तो बहरहाल बानी पीटीआई ने माशी तौर पे काफ़ी बेड़ा गर्क किया, बदतमीज़ी का कल्चर मुतारफ़ कराया, और सियासत में एग्रेशन जो है वो उन्होंने बर्पा कराया। तो उनके ऐसे क्रेडिट्स हैं कि उन्हें डोनाल्ड ट्रंप से तशबीह नहीं दी जा सकती। अच्छा ठीक है, तो इसलिए हमने डोनाल्ड ट्रंप को तो वापस आते देखा, लेकिन बानी पीटीआई ने ऐसा कुछ नहीं किया कि जिसकी वजह से लोग उन्हें वापस एक्सेप्ट करें। अब हम बात कर लेते हैं कि क्योंकि बुशा बीबी रिहा हो गई और केपी से पहले वो केपी चली गई, फिर अब वो वापस आ गई हुई है ज़मान पार। अभी तक उनकी साइड से खामोशी है, आपको लगता है खामोशी रहेगी या कुछ होगा? देखिए या तूफान? वो रिहा होके जब गई थी केपी, उसमें सीएम एनेक्सी में उनका क़याम था, और उन्होंने पीएससीएम को बुला के तो हदायतें देनी शुरू कर दी थी। इवन के उन्होंने वजारतें तब्दील करने के, रीशफल करने के वाले से भी लिस्टें मंगवाना शुरू कर दी थी। उस पर अली मीन गंडापुर ने उनसे माजरत की और कहा कि बीबी मुझे माफ़ी दे, मुझे पहली और आखिरी दफ़ा वजारत आला मिली है, तो जांदी कर। तो वो फिर वहाँ से नाराज़ होकर ज़मान पार आ गई हैं।
अब ज़मान पार्क भी जब वो आ गई हैं तो ऐसा कोई सीन नहीं है और और इसलिए खामोश भी हैं। इसीलिए खामोश भी हैं। और अभी जब तक बानी पीटीआई के मुस्तकबिल का फैसला नहीं हो जाता तो उन्हें मेरा ख्याल अभी खामोश ही रहना अच्छा फिलहाल तो इसका मतलब है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हाथ में भी कुछ नज़र नहीं आया। ये ख्वाजा आसिफ साहब के तहफ़्फ़ुज़ात क्यों नहीं ख़त्म हो रहे? पहले भी उन्हें लगता था नवंबर में कुछ होगा, अभी भी उन्हें लगता है नवंबर में कुछ ऐसा होगा जिससे आइन डिस्टर्ब हो सकता है, या जिस तरह से उन्हें लगता है कि बानी पीटीआई बाहर आ जाएंगे। क्यों वो ऐसी चीज़ें सोच रहे हैं? हुकूमत की ये चीज़ें उनके मुताबिक हो रही हैं। देखिए, ख्वाजा आसिफ एक अलहदा लाइन और लेंथ पे सोचते हैं अच्छा। और ख्वाजा आसिफ जो ज़बान बोलते हैं वो ज़बान होती है मियाँ नवाज शरीफ की। अच्छा। और राना सनाउल्लाह जो ज़बान बोलते हैं वो भी मियाँ नवाज शरीफ मियाँ शहबाज शरीफ ठीक की है। ज़बान होती है। हम्म। तो मेरा ज़ाती तौर पर ख्याल ये है कि आने वाले वक्त में ख्वाजा आसिफ के खदशात जो हैं उनको सिर्फ खदशात की बुनियाद पर ही देखा जाएगा, अदरवाइज़ कोई ऐसी हकीकत होती नज़र नहीं आ रही। पर ख्वाजा आसिफ एक सेंसिबल आदमी है, सीनियर पॉलिटिशियन हैं और वज़ीर दफ़ा भी हैं, बेशक नाम के हैं, तो उन्हें ऐसी बयानबाजी से गुरेज करना चाहिए। ठीक है। और जो पार्टी पॉलिसीज़ या हुकूमती पॉलिसीज़ के जी। अपोज़िट जा रही हूँ। आपने बात की मियाँ नवाज़ शरीफ साहब की ज़ुबान वो मोस्टली बोल रहे होते हैं। मियाँ नवाज़ शरीफ साहब तो एक बहुत बड़े और पाकिस्तान के जाने-माने और पाकिस्तान की सियासत को बड़ी अच्छी तरह जानने वाले हैं। वो अक्सर ही चीज़ों पे अपनी पार्टी से अपोज़िट राय रख रहे होते हैं। तो वो जब इस तरह के क्लैशेज़ होते हैं तो फिर उनका कोई असर होता है पार्टी पे या हुकूमत पे? नहीं, पहले ये समझें कि ये जो पार्टी के बड़े हैं ना, ये पीपल्स पार्टी हो, ये नून लीग हो, इन्होंने डिसाइड किया होता है क्या? कि आपने क्या बयान देना है और फिर आगे से मैंने उसको काउंटर किस तरह करना अच्छा, है बयान को। अच्छा। ये एक पार्टी इसको मुनज़्ज़म तरीके से चला रहे होते मतलब ये पॉलिटिक्स का हिस्सा है? हैं। ये पॉलिटिक्स का हिस्सा है। दूसरी जानिब अगर आप सोचें कि पीटीआई में ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। पीटीआई को मुनज़्ज़म जमात नहीं है। अच्छा। पीटीआई में ग्रुप्स बने हुए हैं। एक ग्रुप किसी के खिलाफ बोल देता है, दूसरा किसी के खिलाफ बोल देता है। बानी पीटीआई की राय कोई और होती है, सेक्रेटरी जनरल की कोई और होती है, सदर शुरू की से कोई आपने और। पीटीआई में ऐसा देखा या जब से बानी पीटीआई अंदर है तब से ये चीजें देखी आपने? नहीं, मेरे ख्याल उसके बाद ज़रा शिद्दत इख्तियार कर गया। पहले भी थोड़ी बात। पहले भी धड़ेबाजी थी और धड़ेबाजी में देखे ना, बुज़दार फैक्टर पंजाब में और फिर फवाद चौधरी फैक्टर पंजाब में आमने सामने था और स्पीकिंग टर्म्स भी नहीं थे आपस में। फिर हुमायूं अख्तर एंड मतलब बुज़दार स्पीकिंग टर्म्स नहीं थे। इस तरह के काफ़ी सारे ग्रुप्स हैं पीटीआई में। ठीक है, ये तो सबको पता था कि बानी पीटीआई ही मुंह सर है इस पार्टी का, सबको जी। पता था कि वन मैन शो है, वन मैन पार्टी है। आपके ख्याल के मुताबिक, आपके सहाफ़ती पूरे उसके जितना आपका तजर्बा है उसके मुताबिक पीटीआई को कितना डेंट पहुंच चुका है, और क्या अब अगर बानी पीटीआई बाहर भी आ जाए तो क्या पार्टी को दोबारा वैसे स्टैंड कर सकते हैं? देखिए, इस पे मैं यही कहूँगा कि बानी पीटीआई की एक करिश्माती शख्सियत है। वो वापस आएँगे तो वो पार्टी को मुत्तहद कर लेंगे और मैं ये समझता हूँ कि जितना डेंट पड़ा है, पड़ा बहुत ज़्यादा है। तो बहरहाल वो इस वक्त उनका वोट बैंक तो है, इसमें तो गलत बात करने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। और आने वाले वक्त में अगर मुस्लिम लीग नून ये कुछ डिलीवर ना कर सकी तो फिर आने वाले वक्त में पीटीआई को इक़्तिदार में आने से कोई नहीं रोक सकेगा। ठीक है, वोट बैंक भी है और सपोर्ट बैंक भी है। जी। तो हो सकता है कि अगर बानी पीटीआई बाहर आ जाए तो पार्टी को दोबारा स्टैंड करने, पार्टी के इस तरह बुरे डेंट की वजूहात बहुत सारी हो सकती हैं। इन लोगों की आपस में धड़ेबाजी की शिद्दत भी हो सकती है, गलत पॉलिसीज भी हो सकती हैं, डायरेक्शंस को ठीक से फॉलो ना करना भी हो सकता है। हम नाज़रीन ब्रेक पे जाएंगे, उसके बाद दोबारा हाजिर होंगे हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन। और अब हम बात करेंगे कि जितनी भी कानून साजी हुई, जितने भी मामलात नए हमारे सामने आए हैं, उनमें कहा यह जा रहा है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब थोड़े नाराज़ हैं। अब व्हाट्सएप से इस बात की तस्दीक करते हैं। व्हाट्सएप, बिलावल भुट्टो साहब क्या नाराज़ हैं, और अगर नाराज़ हैं तो क्या वजह है इस नाराज़गी की? मैं ये समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने 26वीं आईनी तरमीम में बड़ा अहम किरदार अदा किया। बिल्कुल। हुकूमत ने डिच कर दिया उसको अच्छा। इस दफ़ा अच्छा। ये कानून साजी में। उसकी वजह ये है कि मैं ये समझता हूँ कि बिलावल साहब को शायद एतमाद में नहीं लिया गया। किन मामलात में? ये जो कानून साजी हुई है इस जजेस के हवाले से? जजेस के हवाले से, और आपने वो देखा है गवर्नर पंजाब की एक ऑडियो लीक हुई थी जिसमें वो पीपल्स के किसी से बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वो फलां पीपल्स पार्टी का जज है, तो वो मैंने उसको कह दिया था या वो मेरे पास आया था, पाकिस्तान में होना ही था। ठीक है ना। तो वो इस तरह ना, ये पार्टी समझती हैं कि इनके जो लॉयर्स विंग है ना,
उनमें से जजेस को जो है ना कोटा होना चाहिए। ठीक है। तो एक तो मेरे ख्याल शायद ये है उनकी बुनियादी वजह, और दूसरा ये है कि ये कानून साजी में उनको मेरे ख्याल लूप में नहीं लिया गया और उनको मुशावरत के लिए नहीं बुलाया गया, या उनका जो तूती बोल रहा था उसको बिठाने की कोशिश की गई, तो इस वजह से वो नाराज नजर आते हैं। और सेंट्रल वर्किंग कमेटी जो है मजलिस आमला, उसका इजलास भी बुलाया कि अब हमें हुकूमत के साथ क्या करना चाहिए। अब मुझे नहीं पता है, हमें बस नाराजगी दिखावे की है। आपने जिस तरह बताया कि जिस तरह उन्होंने मेहनत की थी, आपको लगता है कि उनको नाराज नहीं करना चाहिए था हुकूमत को? देखें, उसमें पीएमएलएन जो है बिल्कुल साइडलाइन हो गई थी और पीएमएलएन ने अब बाजी मार ली। उन्होंने पीएमएलएन ने ये कानून साजी, असल कानून साजी तो ये है, वो तो नहीं थी कि जिसमें जजेस की तादाद 34 बढ़ा ली जाए और फिर सर्विस चीफ जो है उनकी मुद्दत मियाद जो है वो बढ़ा दी जाए 2 साल। असल में तो ये थी, तो नून लीग ने अपना जनाब बताया कि हम भी बड़े पुराने सियासतदान हैं, तो हम भी ये काम कर सकते हैं। आइंदा क्या पीपल्स पार्टी की जरूरत नहीं पड़ेगी हुकूमत को किसी मामले? अब वो बड़ी सेफ हैंड्स में है, जो मुस्लिम लीग नून है। अच्छा, अब ये बताइएगा कि जो मौलाना फजल रहमान साहब हैं, वो अब फिर से एक बार गायब हो गए। बड़े चर्चों में रहे, बड़े खबरों में रहे, बड़े स्ट्रीमलाइन नहीं उन्होंने, अब फिर गायब हो गए। मौलाना के क्या प्लान है? मौलाना फजल रहमान साहब जो है ना वो चले गए हुए हैं लंदन, अच्छा, और यूरोप भी कुछ फिरेंगे। उन्होंने भी काफ़ी काम किया है, काफ़ी थक गए। किया, थक गए हैं, और फिर उम्रा करके वापस आएंगे। पर बात यह है कि मौलाना फजल रहमान को ये समझ नहीं आ रही कि मौलाना फजल रहमान के साथ भी कहीं हाथ तो नहीं हो गया, ना उन्हें गवर्नरशिप मिली, ना अच्छा, पहले वो बेचारे इलेक्शन में भी कहते हैं हमारे पास। इलेक्शन में भी हाथ हो गया, तो इसलिए मुझे लगता है मौलाना के साथ एक दफ़ा फिर हाथ हो गया। अच्छा, ठीक है, और इसलिए मौलाना भी गायब है। ये जो चीफ्स हैं जिनकी मुद्दते मुलाजमत, वैसे आप तो इसे मुद्दते मुलाजमत नहीं कहते, लेकिन मुद्दत मियाद, हाँ, मुद्दते मियाद जिसमें एक सेंस बन रही है, इसको किस तरह से देखते हैं आप? इतने पुराने सहाफ़ी हैं, आपने पाकिस्तान में मुख्तलिफ अदवार देखे, उतार चढ़ाव देखे, आपको लगता है कि इसकी ज़रूरत थी और इसका फ़ायदा क्या होगा? मैं आपको सीरियसली एक बात बताता हूँ। जी। हमारे जो आर्मी चीफ या सर्विसेज चीफ होते हैं, इनका हमारे जैसे ममालिक में प्रॉब्लम ये होता है कि इनको सियासत में भी देखना पड़ता है, इनको माशियत में भी मदद करनी पड़ती है हुकूमत की, इन्हें इनकी खारजा पॉलिसी में भी इनपुट होती है, इनकी दुश्मन से भी लड़ना होता है, इन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को भी फेस करना होता है, इन्होंने दहशतगर्दी को भी काउंटर करना होता है। मतलब वो ना, मतलब कोई अपने काम के अलावा कोई 7-8 ड्यूटीज जो है वो सर अंजाम दे रहे होते हैं। ठीक है। अच्छा, जब आप इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं और फिर आप सरहदों पे भी देख रहे होते हैं, फिर आप एक रूटीन लेके चल रहे होते हैं कि ये फ़लाँ मुल्क से जो हमारा मुआहदा है ये होगा तो ये हमें आने वाले वक्त में मुल्क में इन्वेस्टमेंट आएगी, या फ़लाँ मुल्क से अगर आज हम लड़ेंगे तो उसका ये जो नुकसान होगा इसको यहाँ से काउंटर कर लेंगे, या माशी तौर पे फ़लाँ से दफा के तौर पे हम अपनी फ़ौज जो है उससे क्या काम ले सकते हैं। मतलब इस तरह की मतलब 100 चीज़ें हैं। अच्छा, जब 3 साल की मुद्दत मियाद, पहले तो पहले जब अपॉइंट होते हैं आर्मी चीफ, उस वक्त तो वो मुबारकबादें वसूल करते हैं, शादियाँ बचते हैं उनके लिए। अब ये 5 साल का मतलब ये है कि जिस तरह इन्होंने इनिशिएटिव लिया हुआ है SIFC वाला, तो उसमें कुछ मियाद तो बन सके, 5 साल में कोई इन्वेस्टमेंट आ सके मुल्क में। हमने हाफिज आसिम मुनीर अगर हमारे सिपह सलार हैं, तो अगर वो नेक्स्ट उनके कोई ABC कोई भी सिपह सलार आ जाते हैं, ना वो हमारे रिश्तेदार है ना वो रिश्तेदार है। तो कहने का मकसद ये है कि हम उस पर बेजा तनकीद शुरू कर दें कि 5 साल नहीं होना चाहिए था, देखो ये कोई तरीका थोड़ी है। देखिए, इस तरह लोगों को काम करने का भी मौका मिलेगा और जो काम नहीं करेगा वो एक्सपोज भी होगा। पर सब हुकूमतें आज तक इतनी स्टेबल क्यों नहीं हो सकी कि जो डिफरेंट टास्क आपने बताया कि एक सिपह सलार को देखने पड़ जाते हैं हमारे मुल्क में, उनको क्यों नहीं खुद अपनी अपनी डोमेन में रखा जाता? मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की माशी हालत जो है वो इंटरनेशनल प्लेयर्स जो है वो बेहतर होने ही नहीं देते। उसके लिए फ़ौज और हुकूमत को मिल के आपस में जॉइंट वेंचर करना पड़ता है। यानी कि ना सिर्फ सिविल जो हुकूमत है ना वो मुल्क चला सकती, ना जो फ़ौज है ना वो मुल्क चला सकती है। तो मेरा ख्याल है ये खुशाइन फैसला है। 5 साल में उनकी पॉलिसीज़, इनके तरीक़ाकार, इनके बनाए गए प्रोजेक्ट्स भी कुछ थोड़े बेहतर हो जाएंगे,
तो उसके बाद जो है वो अगला चीफ आ जाए, या उसके बाद आप मुल्क की जैसी हालात हो वैसा देख लें। तो मेरा ख्याल इसमें कोई ऐसी चंबे की बात नहीं है। इसमें माजी में भी देखें ना आप, वो एक्सटेंशन लेनी है, मतलब पूरा पाकिस्तान आधा कह रहा है एक्सटेंशन हो जाएगी, आधा कह रहा है नहीं होगी, पूरे सट्टेबाजी चली हुई है। जनरल कमर जावेद बाजवा ने ली एक्सटेंशन, फिर जनरल कियानी ने ली एक्सटेंशन। तो मेरा मतलब ये है कि अब मैं ये समझता हूँ कि इनको मौका इतना मिलना टाइम चाहिए मिलना मुल्क के लिए, क्योंकि आप ये देखें कि वज़ीर आज़म, मुंतखब वज़ीर आज़म को भी 5 साल मिलते हैं दोनों का, मतलब कब मिलते हैं व्हाट्सएप, वो अलग बात है, पूरे तो नहीं हो पाते। पूरे उनकी अपनी हरकतों की वजह से नहीं हो पाते। हाँ। मेरा मतलब ये है कि दोनों की वर्किंग रिलेशनशिप जो है वो मजबूत होगी और ये खुश आइंदा है। इंशाल्लाह खुश आइंद होगा, जब वक्त मिलेगा तो उसके लिए चीज़ें भी सेटल डाउन होंगी। आपको लगता है कि पाकिस्तान के लोगों का इस वक्त सबसे मेजर, हमारा क्लोजिंग का टाइम है, क्विकली आपसे पूछना चाहूँगी, ये कानून साजी भी हो गई, अब चीज़ें सेट हो गई है, अब आवाम का सबसे बड़ा मसला क्या है इस वक्त जिसकी तरफ हुकूमत को तेज़ी से आना होगा? अवाम का सबसे बड़ा मसला महंगाई है और अवाम का सबसे बड़ा मसला बेरोज़गारी है। जी। हुकूमत को चाहिए कि पाकिस्तान की अवाम को बेरोज़गारी ख़त्म करने के लिए सपोर्ट करें और महंगाई ख़त्म करें, और आइंदा अगर उन्होंने मुंतखब होकर दोबारा हुकूमत में आना है तो अब ये आईनी तरमीम हो गई, कानून साजियाँ हो गई हैं, अब इन चीज़ों को थोड़ी देर साइड पे कर लें और आवाम के बेसिक इश्यूज़ की तरफ आ जाएँ। बहुत शुक्रिया भट्ट साहब आपकी कीमती वक्त के लिए। नाज़रीन से इजाज़त चाहेंगे, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।